सो अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग फोर्थ लेक्चर शुरू करने वाले हैं। टुडेज डेट इज 3rd ऑफ May। आज अपना डेट 3rd में है। थर्ड में और आज हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, लास्ट डे के कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे। लास्ट डे के कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करेंगे सबसे पहले। उसके बाद हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे उस पे बेस्ड, फिर आगे आज के टॉपिक को पढ़ेंगे। फर्स्ट रिकॉल देन विल मूव अहेड। ठीक है। वी हैव गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सुमित, निहारिका, गुड इवनिंग। सो आज हम लोग पहले रिकॉल करते हैं ओम्स लॉ। लास्ट क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? ओम्स लॉ पढ़ रहे थे। तो हमने आपको ओम्स लॉ में क्या बताया था? ओम्स लॉ में हमने आपको बताया था कि मान लीजिए कि आपने एक बैटरी लगा दिया एक कंडक्टर के क्रॉस। कंडक्टर के क्रॉस आपने एक बैटरी लगा दिया। मान लेते हैं कि बैटरी इसके क्रॉस आपने लगा दिया। मान लेते हैं ये कंडक्टर जो है वो L लेंथ का है और A एरिया का है। ठीक, आपने लगा दिया। मान लीजिए इससे करंट फ्लो करने लगा I। करंट कितना फ्लो करने लगा? I। तो हमने बताया था आपको ओम्स लॉ में कि ओम्स लॉ स्टेट्स दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस जो हमने अप्लाई किया है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू इट। क्लियर है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू I इंटू एक कांस्टेंट आया था R, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। क्लियर है? इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस या ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है? V इक्वल्स टू IR। यही था अपना ओम्स लॉ जिसपे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे अभी। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। Ohm's law states that voltage across a conductor is directly proportional to the current flowing through it। यानी voltage is directly proportional to current flowing through it provided all physical conditions and temperature constant। मतलब सीधे भाषा में समझा रहा हूं कि आपका लेंथ, एरिया और टेम्परेचर, ये तीन चीजें जब कांस्टेंट रहेंगी तभी V वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हम कह सकते हैं। तो हम लिख देते हैं, कंडीशंस लिख देते हैं। कंडीशंस क्या होना चाहिए ओम्स लॉ के लिए? ओम्स लॉ के लिए जो मिनिमम कंडीशंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि आपका लेंथ कांस्टेंट है, आपका एरिया कांस्टेंट है। जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चों, जस्ट आपका एरिया कांस्टेंट है और तीसरा क्या है? आपका टेम्परेचर कांस्टेंट। आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, लेंथ, एरिया और टेम्परेचर, ये तीनों आपका क्या है? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ऑल फिजिकल कंडीशंस मस्ट रिमेन कांस्टेंट। हमने इसका ग्राफ भी पढ़ा था, V और I का ग्राफ। V और I का ग्राफ हमने क्या पढ़ा था? ये ग्राफ कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। हमने इसके बारे में और भी पढ़ा था कि इसका स्लोप क्या देता है? इसका स्लोप देता है हमको रेजिस्टेंस। इसका स्लोप देता है हमको VI ग्राफ का रेजिस्टेंस। और बताया था कि जितना ज्यादा एंगल होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। बताया था ना कि हायर द स्लोप हायर द रेजिस्टेंस। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको लास्ट डे का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हम आगे बढ़े। V इक्वल्स टू IR। वेरी गुड। सब लोग बताओ, जल्दी से रिप्लाई करो। क्या सबको ये क्लियर है? क्या सबको लास्ट क्लास में हमने ओम्स लॉ पढ़ा था? क्या सबको ये ओम्स लॉ पूरी तरह क्लियर है? V इक्वल्स टू IR। ठीक है, अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। किसी को भी डाउट है अभी भी तो स्टिल यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ और आस्क मी इन चैट। ठीक है, चलो लेट्स। पीयूष सिंह से 10 दिन के बाद ज्वाइन किए इसलिए पता नहीं। पीयूष, हाँ पीयूष, अगर 10 दिन के बाद क्यों थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, बट कभी भी अगर क्लास मिस हो जाए ना, तो वीडियोस देख लिया करो एटलीस्ट। उतना तो मिनिमम कर ही सकते हो क्लास आने के पहले। चलो ट्राई करो क्वेश्चन। तरनजोत, रेजिस्टेंस के बारे में हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। हम रेजिस्टेंस के बारे में अभी भी डिटेल में नहीं पढ़े। हमने सिर्फ अभी तक आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया है। एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। रेजिस्टेंस कुछ नहीं है बल्कि एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है,
V इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो वहां एक कांस्टेंट आ गया है जिसको कहते हैं R. उस फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग रेजिस्टेंस पे और डिटेल में बात करेंगे. सब लोग ट्राई करें इस क्वेश्चन को, और बन जाए तो चैट में रिप्लाई करें. सिंपल क्वेश्चन. क्या बोला आपने? सही है, सही है राहुल, वेरी गुड. आदित्य वेरी गुड. आदित्य सिंह वेरी गुड. अरे कबीर सिंह नाम क्यों लगा रहे हो? अच्छा नाम ढूंढो यार थोड़ा. भगवान ने ठीक ठाक नाम दिया है. नहीं कंगना, कैलकुलेशन करना पड़ेगा. गलती है कैलकुलेशन, गलत है कैलकुलेशन. वेरी गुड स्नेहा. पिंकी वेरी गुड. पिंकी स्नेहा बिल्कुल सही है. रागिनी बिल्कुल सही है. तंजोत गलत है. तंजोत गलत हुआ. अंश बिल्कुल सही है. दिव्यांशु बिल्कुल सही है. निहारिका 100% करेक्ट. वेरी गुड. आई गॉट गुड नंबर ऑफ आंसर्स. स्टिल वुड गिव यू 10. थोड़ा टाइम लो, और कोई जल्दी नहीं है. फिगर की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में. दैट्स व्हाई आई हैव नॉट गिवन. फराज कैलकुलेशन मिस्टेक. आपने उल्टा कैलकुलेशन कर दिया. जस्ट गिवन चीजें लिखने की आदत हम डालें. सबसे बड़ी गिवन चीज यहाँ पे करंट दिया हुआ है. करंट कितना है? 0.6 एम्पियर. आपके पास वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट. बिल्कुल सॉल्व करें आदित्य, अगर आपको दिख रहा है तो. थोड़ा मैं इसको और ऊपर कर देता हूं, अब दिख रहा होगा. हाँ सॉल्व. आपके पास इक्वेशन आपको पता है ओम्स लॉ का, V इक्वल्स टू I इंटू R. दो पता है, तीसरा हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं. रेजिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? V अपॉन I. बिल्कुल अंश, बिल्कुल समझ में आ जाएगा अंश. और मैं लास्ट डे के टॉपिक से इतना कुछ लेके भी नहीं आ रहा हूं अंश. ये हम इस टॉपिक में भी क्लियर करते चलेंगे. ये सिंपल एक फॉर्मूला है अंश, इतना हम समझ सकते हैं. R इक्वल्स टू V अपॉन I. V आपके पास कितना है? 12 बाई 0.6 इंटू 10 कर सकते हैं. बिल्कुल सही है जो आ गया आंसर. इंटू 2 कितना आ रहा है? 20 ओम आएगा क्या? बताइए बच्चों, क्लियर है क्या? 20 ओम. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड. 20 ओम रेजिस्टेंस होगा. रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, हमने पढ़ाया था लास्ट क्लास में. अंश आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व कर सकते हो अभी भी. 20 ओम हो गया. चलो लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन. सब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, और जिसको भी पहले में डाउट है जस्ट पुट इट देयर. क्या डाउट है? दिव्यांशु सेकंड का बता रहे हो क्या? नहीं दिव्यांशु, ये थोड़ा कैलकुलेशन देखो. स्नेहा आपका सही लग रहा है. आपका सही लग रहा है. हाँ स्नेहा सही है आपका. नहीं आदित्य, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो. बहुत ही सिली मिस्टेक है आपका. आदित्य थोड़ा ठीक करो उसको. आदित्य कैलकुलेशन मिस्टेक है. अंकित, अंकित देख रहा हूं मैं आपका आंसर. अंकित आपने क्या बोला? अंकित आपका भी सिली मिस्टेक है. बिल्कुल सिली मिस्टेक है. इसको आप जल्दी देखें. पिंकी सही है. राहुल सही है. वेरी गुड. पिंकी एंड राहुल बिल्कुल करेक्ट है. अंकित, अंकित वेयर इज अंकित? नहीं कंगना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया. आदित्य बिल्कुल सही आ गया है आंसर. वही आपने छोटी मोटी गलती की थी जल्दबाजी में. रागिनी बिल्कुल सही है. रागिनी सही है. दिव्यांशु गलत है. दिव्यांशु सिंह. पहले क्वेश्चन नहीं दिखा था वन का.
पहले क्वेश्चन में डाउट है क्या? तंजोत बताओ, तंजोत क्या फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है? दूसरा तो सही आ गया तंजोत। निहारिका, कंगना, आई थिंक तंजोत हैंड रेज किया। तंजोत अनम्यूट कर रहा हूं, पूछिए तंजोत। तंजोत गो अहेड। सर पहले थोड़ा ये 12 वोल्टेज नहीं दिखाई दिए थे, इससे पहले बार में गलती हो गया था। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं। यस सर। चलो बढ़िया, ओके। फराज कैलकुलेशन मिस्टेक, फराज कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, नहीं होना चाहिए। निहारिका सही आ गया आपका आंसर। चलो थोड़ा देखते हैं, मुझे लगता है कि अब काफी टाइम दे दिया और आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने सॉल्व किया। डी किशोर सिंह, प्लीज ज्वाइन विद द करेक्ट नेम। मैं 10 मिनट रुकूंगा। डी किशोर, अपने सही नाम से ज्वाइन करो। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में अपने को रेजिस्टेंस दिया गया है। रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओम। 50 ओम। करंट कितना है अपने पास? 4.2 एम्पियर। हम लोग इक्वेशन क्या जानते हैं? V इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू आर। सिंपल लॉजिक। ओम्स लॉ पे क्वेश्चन तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। 4.2 इंटू 50 इक्वल्स टू 210 वोल्ट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? 210 वोल्ट। ठीक है। हम नहीं अंकित, 10 ज्यादा नहीं आया था, वो जल्दबाजी में आपको लगा कि वोल्टेज 220 ज्यादा यूज होता है, इसलिए आपने 210 आ भी रहा होगा तो आपने 220 मान लिया। कैलकुलेशन में ब्लंडर था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हो गया, समझ में आ गया ना? हो गया, सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन करते रहना है अपने को खूब सारे। ये न्यूमेरिकल्स वाला टॉपिक है। अब आप लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या होता है? तो क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट अगर पास कर रहे हो, कंडक्टर कोई भी चीज के थ्रू अगर आप करंट पास करते हो, तो हर मटेरियल करंट के फ्लो में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, कुछ ना कुछ हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है, कुछ ना कुछ ऑपोजिशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को सीधा सीधा फ्लो तो कर नहीं सकता है, इलेक्ट्रॉन को रास्ते में बहुत सारे फिक्स चार्जेस मिलते हैं जिनसे वो टकराता है, वो आगे बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन को करंट के फ्लो में हर कंडक्टर में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस मिलते हैं, ऑफर और ऑपोजिशन मिलता है। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सब लोग डिफाइन करें। रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ, हम लोग टॉपिक हमारा है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ, देखते हैं। रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ the opposition to current flow अंश। फिक्स चार्ज का मतलब प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स तो मूव करता नहीं है, तो आखिर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, रास्ते में मिलेगा तो टकराता चलेगा, है ना? तो रेजिस्टेंस का सब लोग पहले डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस के बारे में जब बात करें तो चलो एक मेजर है ऑफ कितना हर मटेरियल अपोज कर रहा है करंट के फ्लो को। तो एक बात तो आप भी मानोगे, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो बुरा कंडक्टर होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो अच्छा कंडक्टर होगा। ठीक है अंकित, लास्ट में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो बेटर कंडक्टर, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसको वो अच्छा कंडक्टर। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्या, एक पॉइंट रेजिस्टेंस को लेके, हायर द lower the resistance of a conductor, lower the resistance lower the resistance, better the conductor, better the conductor।
अगर इसको मैथमेटिकली देखने की कोशिश करें हम लोग, अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली देखने की कोशिश करें कितना होता है, तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट V अपॉन I, यानी इसको हम लोग वोल्टेज पर यूनिट करंट भी कह सकते हैं, इसको हम लोग वोल्टेज पर यूनिट करंट भी कह सकते हैं। इज इट क्लियर? निहारिका, हम लोग मटेरियल्स पे आएंगे थोड़ी देर में, ठीक है। इसको हम लोग वोल्टेज पर यूनिट करंट भी कह सकते हैं। इसका यूनिट जो होता है रेजिस्टेंस का, जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो क्या होता है, वो ओम होता है, ओम। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ओम। क्लियर है? ठीक है सर। इसको सर इसका फॉर्मूला R इक्वल्स टू VI, सो R इक्वल्स टू 124 तो 30, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आदित्य, सिंपल सा एग्जांपल आपने दिया। तो हमने देखा कि R जो है हम वोल्टेज पर यूनिट करंट, कई जगह डेफिनेशन भी लिख लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस, तो लोग लिखते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज वोल्टेज पर यूनिट करंट। और इसी के साथ बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, define define 1 ohm, डिफाइन 1 ओम। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, डिफाइन 1 ओम, ये सबसे कॉमन सवालों में से है कि आखिर 1 ओम कितना होता है। तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, it can be defined it can be defined it can be defined as the resistance of conductor with 1 ampere current when potential difference of 1 volt is applied क्या सबको ये क्लियर है? क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि अगर किसी कंडक्टर के क्रॉस 1 वोल्ट हमने अप्लाई किया और अगर उससे 1 एम्पियर का करंट पास कर रहा है, तो इस केस में 1 ओम, इसको इस रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे, 1 ओम, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। क्लियर है क्या? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाता है, एग्जाम में आता है कई बार, डिफाइन 1 ओम। ठीक है, तो हमें याद होना चाहिए 1 ओम क्या होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको रेजिस्टेंस समझ में आया क्या? तरनजोत, आपका सवाल था रेजिस्टेंस को लेकर के, क्या ये क्लियर हुआ क्या? और हर मटेरियल में अपना रेजिस्टेंस होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। हमारी बॉडी में मीडियम होता है, वुड में, वुड करंट को पास करता है क्या? वुड में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन कॉपर वायर में रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। एल्यूमिनियम वायर में रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है। क्लियर है? तो हर मटेरियल में अपना अपना रेजिस्टेंस होता है। लेकिन आपके मन में एक बड़ा सवाल निकल के आता है कि सर लेकिन ये रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? आखिर ये रेजिस्टेंस किसी भी बॉडी में किस चीज पे डिपेंड करता है? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक में, जिसका नाम है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। क्या सबने ये लिख लिया है क्या? गिविंग यू 1 मिनट, एवरीवन राइट इट डाउन। कुछ भी लिखने के लिए बचा है तो लिख लीजिए आप। कुछ भी नहीं समझ में आया पूछो, अगम में क्लियर है क्या? एक सवाल अंकित ने पूछा, सर प्लास्टिक का रेजिस्टेंस वुड जितना होता है क्या? इसके बारे में हम अपने अगले स्लाइड में बात करेंगे, जब फैक्टर्स पे बात करेंगे, कौन से मेटल का ज्यादा कौन से मेटल का कम होता है। नारिका ने पूछा, सर 1 ओम में हाउ मच एम्पियर? देखो 1 ओम में कोई एम्पियर नहीं बता सकते। 1 ओम का मतलब है 1 वोल्ट अप्लाई किया है तो 1 एम्पियर करंट पास
कर रहा है किसी वायर में, दैट इज कॉल्ड 1 ओम। क्लियर है? चलिए बात करते हैं हम लोग। अंश अंश ने कहा कि नेचर पे डिपेंड करता है। मैं एक एक करके आते हैं। सवाल है कि किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो चीज आता है, फर्स्ट अगर हम पॉइंट लिखते हैं, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, वो होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा पॉइंट लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया। तीसरा देखते हैं हम लोग, टेम्परेचर। और चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल। ये चार चीजों पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। चार फैक्टर्स हैं कुल मिलाकर के। बिल्कुल सही है। लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। इन चार चीजों पे हमारा किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। क्लियर है? अब आपके मन, सब लोग लिख ले इसको। अब आपके मन में सवाल आता है कैसे। टेम्परेचर लिखा है ना आदित्य? बिल्कुल लिखा है टेम्परेचर, देखिए थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो कुल मिला के किसी भी कंडक्टर में मान लीजिए कि इसमें करंट पास कर रहा है, तो किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा? एक इसका लेंथ, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके थ्रू करंट पास करेगा, तीसरा इसका टेम्परेचर कितना है, और चौथा ये किस मटेरियल से बना है। इन चार चीजों पे किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब हमारा पॉइंट क्वेश्चन आता है कैसे। लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेंथ, एरिया और नेचर के बारे में। देखते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने एक कंडक्टर लिया। हमने मान लीजिए कि कंडक्टर लिया, ये एल लेंथ का है और ये ए एरिया का है। क्लियर? तो हम एक कंडक्टर लिया, हमने कोई भी मटेरियल है मान लीजिए, हमने बोला कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी किसी भी कंडक्टर का जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। इसीलिए इसीलिए घर में जब वायर का लेंथ बढ़ता है ना, तो हमारा आउटपुट भी कम हो जाता है, क्योंकि वायर का लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट हमारा कम हो जाता है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, पहले पॉइंट। दूसरा, रेजिस्टेंस जो होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वायर का, उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा। लार्जर द एरिया लोअर द रेजिस्टेंस। क्लियर है? आपका पॉइंट समझाने निहारिका, निहारिका मैंने बोला कि अगर कोई वायर का लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर कोई वायर का लेंथ कम है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। दिव्यांशु ने बोला है क्रॉस सेक्शनल एरिया। दिव्यांशु, क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं इस एरिया को जिससे करंट एंटर करेगा, जिससे करंट एंटर करेगा, इस एरिया को हम लोग दिव्यांशु क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। क्लियर है? तो हमने बोला कि हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और दूसरा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो आपके मन में बहुत क्लियर आता है कि हेंस वी कैन से, हेंस hence we can say resistance is directly proportional to length upon area. Clear है क्या? Directly proportional to length upon area. Is it clear?
बिल्कुल फराज, हर जगह, इवन हर अप्लायंस में ये यूज किया जाता है कि पतला वायर हो और लेंथ उसका क्या हो, लेंथ उसका ज्यादा ना हो। क्लियर है? सॉरी, वायर मोटा हो और लेंथ उसका क्या हो, छोटा हो। क्लियर है? पिंकी ने बोला क्रॉस सेक्शन एरिया वी कैन आल्सो से विड्थ ऑफ द वायर, कह सकते हैं हम लोग। पिंकी ये विड्थ कह सकते हैं, पर विड्थ टेक्निकल वर्ड नहीं है, तो हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। ठीक है? एरिया का एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि जिस जो एरिया ज्यादा थिकर होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए ज्यादा एरिया मिलता है पास करने के लिए। ठीक है? इसलिए रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जितना एरिया कम रखोगे रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा करंट के फ्लो में। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमने फाइनल कंक्लूजन जो लिया वो लिखा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन एल, एल और ए दोनों पे डिपेंड करता है। यहीं से अपने पास एक फाइनल रिलेशनशिप आता है, वो है आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। एक नया सिंबल आता है रो। ठीक है? ये रो कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो थोड़ा पी को ना टेढ़ा कर दो, दैट इज कॉल्ड रो। मैं थोड़ा अगर फिर से बना दो इसको, और मैं फिर से बना दूं, अगर रो कैसे बनाते हैं हम लोग, तो रो लिख सकते हैं कुछ ऐसा, रो। क्लियर? आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ग्रीक लेटर है, बिल्कुल सही। तो आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। क्लियर है? ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला होता है। क्लियर है? हमने लेंथ और एरिया पर का आपको डिपेंडेंस बता दिया। हमने बताया कि लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया पे कैसे डिपेंड करता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस घटेगा। क्लियर? तो फाइनल आ गया आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यार क्या पता नहीं, क्या ही कर सकते हैं इस पर। यहीं पे रो जो आया है हमारा, उसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हैं। दिव्यांशु नाम दे रहा हूं मैं। हमने बोला कि इस रो को हम लोग कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या हम लोग कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं इसको रेजिस्टिविटी। यहीं से नया टर्म नाम आता है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। क्लियर है? रेजिस्टिविटी, यानी यहीं से एक नया टर्म हमारे पास आ जाता है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यहीं पे एक कांस्टेंट जो आया है उसका वैल्यू क्या आ जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी। सबको क्लियर है क्या? तो आपके मन में सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी जागी है, सर ये रेजिस्टिविटी क्या होता है, और इसी के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। ठीक है? सब लोग इतना लिख लीजिए। हमने अभी तक आपको सिर्फ लेंथ और एरिया का एक्सप्लेन किया है। अभी तक हमने टेम्परेचर और नेचर दोनों के बारे में नहीं बताया है। तो हमने आपको दो फैक्टर बता दिए, एक है कि कैसे लेंथ पे डिपेंड करता है और कैसे एरिया पे डिपेंड करता है। आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए होगा ना आदित्य? मैं आता हूँ, आ रहा हूँ, मैं रो के बारे में सब कुछ बताता हूँ। अभी मैंने अभी तक क्या बोला कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया पे डिपेंड करता है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इस दो इक्वेशन से हमारे पास दो, एक कंबाइंड इक्वेशन बना, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। आर इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। यहीं पे हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लाते हैं। जैसे वी डायरेक्टली वी इक्वल्स टू आई आर हुआ था, हम एक कांस्टेंट लेके आए थे, इस तरह यहां भी कांस्टेंट लेके आए। ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, रेजिस्टिविटी। ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट रेजिस्टिविटी। कभी सवाल आता है कि ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। आई थिंक सबने लिख लिया होगा। ठीक है? अब मैं बात करने वाला, अब मैं आई थिंक इट्स अबाउट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। नहीं, अंदाज लगाने की क्या जरूरत है, 5 मिनट रुक जाते हैं। ठीक है? चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग क्या होता है। तो अभी तक हमने जो जाना है उसके हिसाब से आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक? रो एल बाई ए। तो सबसे पहले तो बात समझ में आनी चाहिए अपने को कि रेजिस्टिविटी जो है ये जो कांस्टेंट हम लेके आए, इसका यूनिट क्या होगा, इस कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा, डेफिनेशन हम आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें लिखना चाहिए
रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ, एरिया बाय लेंथ। यानी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट कितना होता है, ओम, एरिया का कितना होता है, मीटर स्क्वायर बाय मीटर, कैंसिल हो गया तो कितना बच गया, ओम मीटर। क्लियर है क्या? तो यूनिट अपना आ गया, सबसे पहली चीज यूनिट जो आ गया वो कितना आ गया, ओम मीटर। फर्स्ट पार्ट डन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैं आ रहा हूँ निहारिका, जस्ट वेट करते हैं थोड़ा देर, 5 मिनट वेट करते हैं ना, मैं बता रहा हूँ सबको। पहला मैंने जो आपको बताया कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है और रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर। क्लियर है? अब आपके मन में अगला सवाल जो सबसे ज्यादा आ रहा है कि सर ये रेजिस्टिविटी होता क्या है, ये रेजिस्टिविटी कितना होता है? तो याद रखिएगा, ये रेजिस्टिविटी कंप्लीटली मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखना हमारे लिए जरूरी है। मैं बाद में लिखिएगा, पहले डेफिनेशन लिखना होगा अपने को। तो अभी लिखने वाला काम हम लोग रुकते हैं थोड़ा सा, लिखे सब लिखवा दूंगा मैं, ठीक है? तो याद रखिएगा, रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी is a material property, is a material property, is a material property। ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। याद रखिएगा, हर मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टिविटी होता है। वुड का रेजिस्टिविटी अलग होगा, प्लास्टिक का रेजिस्टिविटी अलग होगा। तो हर मटेरियल की जब आप बात करते हो तो हर मटेरियल का अपना अपना रेजिस्टिविटी होता है। क्लियर है क्या? हर मेटल का, जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा वो बुरा कंडक्टर होगा, जिसका रेजिस्टिविटी कम होगा वो अच्छा कंडक्टर होगा। क्लियर है क्या? तो याद रखिएगा कि रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो मैं क्या अब कह सकता हूं क्या रेजिस्टेंस के इक्वेशन में कि R इक्वल्स टू, आपने लिखा था रो एल बाई ए, तो एल डिपेंड करता है, लेंथ दिखाता था, एरिया डिपेंड दिखाता था, एरिया दिखाता था, और तीसरा रो नेचर ऑफ मटेरियल को शो करता था। क्लियर है? ये नेचर ऑफ मटेरियल को शो करता था। तो मैं आपको क्या कहूंगा कि सबसे पहले हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का यूनिट, सबसे पहले डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे। एक एक करके ऑर्डर में चलते हैं, अब एक एक करके ऑर्डर में चलेंगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन देखते हैं। तो आपने डेफिनेशन देखने के लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्मूले की जरूरत है, वो क्या है, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए बाई एल, आर इंटू ए बाई एल। सही बात है, आर इंटू ए बाई एल हमने मान लिया। ठीक है, अब आप बताओ कि क्या हम कह सकते हैं क्या कि जब एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा और लेंथ 1 मीटर हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा? अगर मान लीजिए आप कि आपका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया और लेंथ भी 1 मीटर हो गया, तो जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी होगा। या अगर इस फॉर्मूले में जाओ, आर इक्वल टू रो एल बाई, ये लेंथ 1 हो जाएगा और एरिया भी 1 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी। तो इसी से हमने डेफिनेशन बनाया है, इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड पर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी एक मीटर लेंथ में और एक यूनिट एरिया में जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको लिख लीजिए डेफिनेशन, एग्जाम का सबसे ज्यादा पूछा गया डेफिनेशन है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर यूनिट लिखिए और लास्ट में लिखिएगा इस लाइन को, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन nature of material and temperature। क्लियर है क्या? रेजिस्टिविटी जो होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। पिंकी, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। पिंकी, मैंने बोला कि हमने मैं एक बार पूरा रिकॉल करवा दे रहा हूँ, बाकी लोग लिखते चले। मैंने बोला पिंकी कि रेजिस्टेंस जो होता है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है। पहला, लेंथ पे डिपेंड करता है,
हमने बोला रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का बढ़ेगा, पहला पॉइंट हो गया। मैंने दूसरा बोला कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अभी दोनों को मिला करके हमारा फाइनल इक्वेशन क्या बना, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपने पास आ गया एल अपॉन ए। अच्छा, कोई प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए पिंकी हमको तो कोई कांस्टेंट लाना पड़ता है, यहीं पे एक कांस्टेंट आया रो, इसको कहा हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, जो हमने आर भी हमारा क्या था, एक तरीके का कांस्टेंट ही आया था, तो रेजिस्टिविटी हमने ले लिया कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर है? तो हमने क्या बात किया कि अब मान लिया कि हमने, चलो ये रेजिस्टिविटी जो हमने कांस्टेंट लिया है, आखिर ये क्या होता है, इसको समझने के लिए हमने नया टॉपिक डाला, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसका दो नाम है, रो का बेसिकली हम लोग दो नाम देते हैं, रो का बेसिकली हम लोग कुल मिला के दो नाम देते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को हम लोग दो तरीके से लिखते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लोग प्रेजेंट करते हैं इसको रो से, रो से, रो से। ठीक, अब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मैंने बोला कि फॉर्मूला वाइज देखो कि अगर किसी का वायर ले लो, कोई वायर ले लो जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो एल का वैल्यू 1 पुट कर दो और एरिया का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो क्या आर इक्वल्स टू रो हो जाएगा क्या, आप बताइए। तो क्या रेजिस्टिविटी कह सकते हैं क्या एक ऐसे कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ 1 मीटर है और एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, पिंकी क्लियर है? ये हो गया डेफिनेशन। अगला पॉइंट इसका आता है यूनिट। यूनिट क्या होता है, यूनिट के लिए तो भाई सीधा सीधा दिमाग लगाना है, आर इक्वल्स रो एल बाई है, सबका यूनिट लिख दिया, रेजिस्टेंस का होता है ओम, एल का होता है मीटर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो फाइनल जो यूनिट आया है वो आया है ओम मीटर। क्लियर है? तो अब हम लोग अगर फॉर्मूले की तरफ जाएं, आर इक्वल्स रो एल बाई है, तो रो नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर इंक्लूड करता है, लेंथ एल बोले तो लेंथ और ए बोले तो एरिया, तो हम कह सकते हैं कि लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टिविटी चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज होगा मतलब कि नेचर ऑफ मटेरियल चेंज होगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा। लिख लिया सबने? मैंने रिपीट कर दिया इतने देर में, आप लोग को थोड़ा पिंकी समझ में आ गया होगा होपफुली। अब कंगना ने सवाल टेम्परेचर का पूछा है, वो भी बता देते हैं। क्लियर है? मैं थोड़ा इसके पहले ना कंगना आपको एनसीईआरटी में एनसीईआरटी की तरफ लेके जाना चाहूंगा। अगर आप एनसीईआरटी को आज बुक खोल के ओपन करोगे तो आप एनसीईआरटी में ना एक टेबल दिया हुआ है आपको, उसमें हर मटेरियल का ना रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, हर मटेरियल का रेजिस्टिविटी दिया हुआ है कि कौन सा मेटल का कितना रेजिस्टिविटी होता है। आपको पूरा रेंज दिखेगा, मेटल्स का दिखेगा, ग्लास का भी दिखेगा, वुड का भी दिखेगा। जो अच्छा कंडक्टर है उसका रेजिस्टिविटी कम है, जो बुरा कंडक्टर है उसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है, सीधा सीधा हिसाब है। ठीक है, अब ये आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा, वो याद नहीं रखना होता है, वो टेबल याद नहीं रखना होता, टेंशन नहीं लेना अपने को रेजिस्टिविटी का वैल्यू याद नहीं रखना, एग्जाम में दिया जाएगा हर मटेरियल का, अगर अपने को चाहिए होगा तो क्वेश्चन में मैं भी दूंगा अभी आपको। ठीक है, रुक जाओ आदित्य अभी थोड़ा सा। ठीक है, अब रेजिस्टिविटी के बारे में हमने बोला कि ये दो मेनली चीजों पे डिपेंड करता है, एक नेचर ऑफ मटेरियल पे, दूसरा टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है इसको समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो याद रखिएगा फोर मेटल्स और कंडक्टर्स के लिए, और कंडक्टर्स, ठीक है, फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स के लिए बात कर रहे हैं, और अलग बात कर रहे हैं फॉर सेमीकंडक्टर्स। याद रखिएगा, मेटल्स और कंडक्टर्स के लिए अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, सॉरी, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज करता है। क्लियर है? लेकिन याद रखिएगा अगर सेमीकंडक्टर के लिए देखेंगे हम लोग, तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, मेटल्स या कंडक्टर्स के लिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ता है,
और अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो आप कह सकते हो क्या कि रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगा तो आप साफ साफ कह सकते हो कि रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टिविटी घटेगा और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। याद रहेगा क्या? नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भी, नोट। अंश ने पूछा है कैसे। याद रखिएगा अंश कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता है अंदर में, तो इससे ज्यादा उनके टकराने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं फिक्स चार्जेस से, न्यूक्लियस वगैरह जो प्रेजेंट है उससे। इसीलिए हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है मेटल्स में। ये सब रीजन आपको नहीं पढ़ना है आपको, फिर भी मैं बता रहा हूं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट होता है वो बहुत फास्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट फास्ट जब हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जब फास्ट हो जाता है हमारा, उस केस में कोलिजन भी बढ़ जाता है, और कोलिजन ज्यादा हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो रहा है। दूसरा, निहारिका आपने पूछा है सर सेमीकंडक्टर में क्या होता है। सेमीकंडक्टर आप अगर समझना चाहते हो तो ऐसा ना जो बहुत अच्छा कंडक्टर है ना बहुत अच्छा इंसुलेटर, मतलब एक ऐसा मटेरियल जो ना बहुत अच्छा कंडक्टर है ना बहुत अच्छा इंसुलेटर है, मतलब हो भी कंडक्टर कंडक्शन कर सकता है पर बहुत कम। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है इसका सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ मैं निहारिका, मैं एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ। एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल सेमीकंडक्टर में आप दे सकते हो, मेटल्स में दे सकते हो एल्यूमिनियम, कॉपर दे सकते हो। ठीक है, कॉपर, एल्यूमिनियम दे सकते हो। तो सेमीकंडक्टर की खासियत होती है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी भी घट जाता है, रेजिस्टेंस भी घट जाता है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो मैं 1 मिनट में पूरे टॉपिक जो आज पढ़ाया वो कंक्लूड करूंगा कि हमको अब क्वेश्चन करना है इस पर। एवरीवन, सब लोग लिख लीजिए पहले दोनों पॉइंट को, फिर मैं जल्दी से अब एक बार में पूरी कहानी समझा दूंगा, ताकि अब पूरी कहानी अब एक साथ में समझ में आएगी ना, तो लगेगा अच्छा ऐसा था। कंक्लूड करूंगा टॉपिक को। बिल्कुल सही आकाश। स्टिल वेटिंग, लास्ट 30 सेकेंड बच्चों, जल्दी लिख लो। अंकित कह रहा है नेटवर्क इशू। अंकित, नेटवर्क इशू है। मैं सब समझा देता हूँ तरनजोत, पूरा रिपीट करूंगा एक बार। चलो पूरी कहानी ध्यान से सुनो, कॉपी वॉपी लिखना नहीं है, कॉपी वॉपी पे लिखना नहीं है, सुनो। चलो सब कुछ पिंकी समझा दूंगा, जो आपके सवाल है सब कुछ। ठीक है, रीजन जान लेने में अच्छा ही है। सो कहानी हमने क्या शुरू किया कि मान लीजिए कि रेजिस्टेंस हमने देखा कि V बाई आई होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, अब निहारिका पूरा सुन लीजिए पहले। रेजिस्टेंस होता है V अपॉन आई, ठीक है, वोल्टेज अपॉन करंट होता है। लेकिन हमने पूछा कि आखिर ये किसी भी मटेरियल, मान लीजिए कि हमने ये मटेरियल लिया है, तो रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो हमने क्या बोला, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है 4 चीजों पे। इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका एरिया, इसका एरिया, तीसरा इसका टेम्परेचर, और चौथा चौथा इसका डिपेंड करता है नेचर, किस मटेरियल का बना हुआ है। 4 चीजों पे डिपेंड करता है। चलो मान लिया, हमने बोला एक एक चीज को देखते, तो लेंथ एरिया का तो हमने रिलेशनशिप निकाल दिया। रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो उसके लिए हमने रिलेशनशिप क्या निकाल दिया, R इक्वल टू रो एल बाई ए। ये जो रो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्योंकि ये अपने अंदर 2 चीज को ले लेता है, एक नेचर को और दूसरा टेम्परेचर को। ठीक है, तो ये जो रो है ना रेजिस्टिविटी, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है।
तो क्या अब आप इस इक्वेशन से ही नहीं कह सकते हो क्या कि रेजिस्टेंस चार चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, और रो में के अंदर क्या आ गया, टेम्परेचर और नेचर। क्लियर है क्या? बस सबको समझ में आया क्या? लेंथ एरिया दो चीज हो गया, रेजिस्टिविटी के अंदर दो चीज हो गया, एक है नेचर, दूसरा है टेम्परेचर। अब मैंने बोला कि रेजिस्टिविटी जो होता है वो नेचर पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली आपके बुक को खोलना, बुक में हर बॉडी का अलग अलग दिया, प्लास्टिक का अलग, वुड का अलग, आपको हर चीज का अलग अलग रेजिस्टिविटी दिया हो गया है, लेकिन वो एक टेम्परेचर पे दिया गया है, क्योंकि आप टेम्परेचर को जैसे ही चेंज किए रेजिस्टिविटी भी सबकी चेंज हो जाती है। लेकिन अलग फर्क है इसमें, कंडक्टर्स जो होते हैं, जो जिनके पास सफिशिएंट करंट फ्लो होता है, उसमें हमने देखा कि टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता है, इसके वजह से कोलिजन ज्यादा होने लगते हैं और इसी के वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। यानी मेटल्स हमने क्या देखा कि टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, और रेजिस्टिविटी बढ़ गया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। क्लियर है क्या? कहानी क्लियर है? लेकिन सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री कम होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो करंट कंडक्शन कर सकते हैं वो बहुत कम अवेलेबल होते हैं। तो जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करके एक्साइटेड होकर फ्री हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और फ्री हो जाते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है, करंट का अमाउंट और बढ़ जाता है। यानी टेम्परेचर के बढ़ाने से करंट बढ़ गया, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, घट गया, कम रेजिस्टेंस हो रहा है मतलब। इसीलिए सेमी कंडक्टर में कहते हैं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से एक्चुअली रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। क्लियर है? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर के अपने ऑर्बिट से बाहर जाने लगते हैं। क्लियर है? सेमी कंडक्टर का एग्जांपल सिलिकॉन और जर्मेनियम है, मेटल्स का एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक। यही था पूरा कहानी रेजिस्टेंस का। अब हम लोग क्वेश्चन वाइज जाएंगे, ठीक है क्या? बढ़ा जाए क्या? क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करेंगे तभी मजा आएगा। क्या सबके डाउट्स क्लियर हो गए क्या, या इसमें किसी को कोई डाउट है? पिंकी देखो, हर इलेक्ट्रॉन 9th में पढ़ा होगा आपने, न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है। अगर उसको एनर्जी दे दोगे तो वो एक्साइटेड होकर के क्या हो जाएगा, फ्री हो जाता है। और जो फ्री हो जाते हैं वही करंट के फ्लो में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन करना है, सब ट्राई करें, ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीवन, गो थ्रू दिस क्वेश्चन। सब लोग इस क्वेश्चन को करें। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। बहुत सिंपल सवाल है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का सवाल है ये। ट्राई करो सब लोग। चलो, I've got 3 आंसर्स। स्नेहा, ये ना 0 नहीं है, 1 है। ये 10 into 10 to the power -6 है, वो गलती से आ गया था। पहले मुझे बताओ फर्स्ट का आंसर, मुझे सब लोग फर्स्ट का आंसर बताएं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ सब लोग। नहीं, मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए अब सब लोग। बेस्ट कंडक्टर कौन होगा, सीधा सवाल। जिसका रेजिस्टिविटी कम होगा। सबसे कम किसका लग रहा है, Z का, तो Z सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद X, और सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी सबसे लोएस्ट कंडक्टिविटी यानी सबसे हाईएस्ट रेजिस्टिविटी किसकी है, इसकी है।
क्या सबको क्लियर है एक आंसर? क्या सबको और या अगर सीधा सीधा ऐसे करो ना, दिमाग मत लगाओ, पहले पहले बोलो रेजिस्टिविटी का हिसाब बताओ। रेजिस्टिविटी किसका किसका ज्यादा है? रेजिस्टिविटी का ऑर्डर बता देते हैं। रेजिस्टिविटी का अगर ऑर्डर देखोगे तो सबसे कम किसका है? जेड का। फिर उससे ज्यादा किसका हुआ है? उससे ज्यादा किसका है? एक्स का। फिर उससे ज्यादा किसका है? वाई का। तो अगर कंडक्टिविटी को देखेंगे, अगर हम लोग कंडक्टिविटी को देखें, ठीक उल्टा हो जाएगा। ऑपोजिट टू रेजिस्टिविटी, कौन बेटर कंडक्टर होगा? तो क्या लिख सकते हैं? वाई एक्स जेड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या पहला क्लियर है क्या? दूसरा सवाल आया है, कौन बेस्ट कंडक्टर है? मुझे अब इसका आंसर दो, आप बाकी बात चीजें बोलो। विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर? आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर? चलो बढ़िया, गलत। बेस्ट कंडक्टर तो जेड है ना। बेस्ट कंडक्टर तो जेड होगा। जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा उसका कंडक्शन ज्यादा होगा। तो जेड इज द बेस्ट कंडक्टर। बेस्ट कंडक्टर क्लियर है क्या? और जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा वो बेस्ट कंडक्टर होगा। बात समझ में आई क्या? काफी लोगों ने गलत आंसर दिया है इसका। सी पार्ट बताइए मुझे, बेस्ट इंसुलेटर कौन होगा? चलो, सुमित एक्स कहां से आ गया बीच में? अंश एक्स कहां से आ गया बीच में? अपने पास तो एक्स के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर कोई एक साइड वाला बेस्ट इंसुलेटर होगा तो दूसरे साइड का बेस्ट कंडक्टर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? बेस्ट इंसुलेटर यानी पुअर कंडक्शन और मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो कौन सा होगा? वाई क्या होगा? बेस्ट इंसुलेटर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये समझ में आया क्वेश्चन? एनीवन, किसी को भी कोई डाउट है पूछिए। गो अहेड, रेज योर हैंड्स और पुट इन चैट। दिव्यांशु, कंडक्टर ऐसा मटेरियल है जिसमें करंट इजीली फ्लो कर सके। ठीक है, अंश ने पूछा है, अंश पूछिए। सर जैसे कि हम पूछ रहे हैं सर कि जैसे रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कौन सा सर, जैसे कि मान लीजिए जिसमें माइनस का पावर ज्यादा रहेगा उसी को सर मतलब मान लेंगे उसका। समझो, बात समझो। 10 टू द पावर माइनस जितना ज्यादा है वो वैल्यू उतना ही कम है। ये आपको मैथमेटिक्स है, ये फिजिक्स नहीं है। 10 टू द पावर -17 सबसे लोएस्ट वैल्यू है, और 10 टू द पावर -6 क्या? सबसे हाईएस्ट वैल्यू। ये बेसिक मैथ, बेसिक नॉर्मल पहचान है, ज्यादा और कम का पहचान है। ये मीडियम है। तो रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा किस में है? वाई में। और सबसे कम किस में है? जेड में, रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी उल्टा हो जाएगा, जिसमें रेजिस्टिविटी कम होगा उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, सीधा हिसाब है। क्लियर है? अंश हो गया? चलिए, सबने लिख लिया है? लेट्स ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, वन लाइनर है। वन लाइनर है, ठीक से पढ़िए क्वेश्चन को। वीआई ग्राफ दो बॉडी का दिया हुआ है। आदित्य, वन लाइनर है। लॉजिक लगाना है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं ये सब। क्योंकि न्यूमेरिकल सिर्फ बना लेना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। भूल, न्यूमेरिकल्स आज बनाओगे कल भूल जाओगे। वेरी गुड लॉजिक तरनजोत, गोइंग गोइंग ग्रेट, बन जाएगा। स्नेहा, स्नेहा सही है। अंश बिल्कुल सही है। पिंकी बिल्कुल सही है। जस्ट आपने लॉजिक कैच कर लिया। राहुल, रिविजिट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को रिविजिट करें। जो आपको पढ़ाया है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मिला के ऑब्जर्व करना है।
Very good, Pinky. Logically 100% correct. Nice, Sumit. How can we say that? हायर तरजुद मत बोलो, तो बोलो कि एंगल हायर है। निहारिका गलत है। ट्राई करो आदित्य, इजी क्वेश्चन है। इस तरह के थियोरेटिकल क्वेश्चंस में ही सबसे ज्यादा फियर लगता है। कभी कभी न्यूमेरिकल ज्यादा आसान हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ वैल्यू पुटिंग होती है। इस तरह के क्वेश्चन ही आपको फंसाते हैं। बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है ये, सीबीएसई बोर्ड 10th। वेरी गुड रागिनी, स्टिल 30 seconds, 30 seconds मोर। कोई बात नहीं निहारिका, बता रहा हूं। क्या हमने आपको ये बताया था क्या कि वीआई ग्राफ में जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, स्लोप ज्यादा होगा? तो क्या इस लिहाज से क्या आप लोग ये कह सकते हैं क्या कि रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी? बोलिए, इसमें किसी को तकलीफ है क्या? रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी, ये एक पॉइंट। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए हमारा लेंथ एल है और एरिया ए है, दोनों का दिया हुआ क्वेश्चन है, लेंथ है। तो अगर मुझे रेजिस्टेंस ऑफ ए के बारे में बात करनी होगी, मटेरियल सेम नहीं है, नेचर सेम नहीं दिया गया है, मटेरियल सेम नहीं दिया गया, तो हम रेजिस्टिविटी सेम नहीं कह सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? आर ए इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं? आर ए इक्वल्स टू क्या सकते हैं? रो ऑफ ए एल बाई एरिया। रेजिस्टेंस ऑफ बी क्या कहेंगे हम लोग? रेजिस्टिविटी ऑफ बी एल अपॉन एरिया। तो अगर मैं ये लिखूं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी, इसका मतलब कितना हो जाएगा? रो ए एल अपॉन ए ग्रेटर देन रो बी एल अपॉन ए। एल अपॉन ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? रेजिस्टिविटी ऑफ ए ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ बी। क्या ये नहीं कह सकते हम लोग? क्या सीधा हिसाब नहीं लगा सकते हो? जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। क्या तकलीफ है? बोलिए सब लोग। निहारिका, आदित्य, आदित्य क्लियर है क्या? बिल्कुल सही अंकित, जो कह रहे हो वही एग्जैक्ट आंसर है। समझ में आ गया सबको? ऑल गुड। सबको अगर समझ में आ गया तो अब एक बात समझ गए कि रेजिस्टिविटी ऑफ ए इज हायर देन रेजिस्टिविटी ऑफ बी। इजी क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। सिर्फ नंबर वैल्यू पुटिंग के सवाल हमें फायदा नहीं करते हैं। आप 10th में पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? If it's clear, then let's focus on second question. Next question. R equals to rho L by A. So based हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो एवरीवन, मुझे सबके सबके पास आंसर चाहिए सही सही, और अब ध्यान से सॉल्व करना, वन लाइनर है। Write this question. सब कुछ दिया हुआ है। फर्स्ट राइट गिवन डेटा। पहला पार्ट तो थ्योरेटिकल है।
बिल्कुल सही है रागिनी। पहला तो बहुत सिंपल है, पहला तो R इक्वल्स टू यू नो वेल, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। उस हिसाब से अगर आपसे कोई पूछे कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है, तो क्या लिखोगे? R इंटू ए अपॉन एल नहीं लिख सकते हैं? इज इट क्लियर? वो तो ठीक है आदित्य, R इक्वल्स रो एल बाई है। आपसे पूछ रहा है कि रो का बताइए। क्लियर है? ये बस एग्जाम में क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी एंड व्हाट इज द यूनिट। यूनिट तो आपको पता ही है, ओम मीटर होता है। यूनिट पता है ना, ओम मीटर। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अभी मेरे को पहला आंसर आया है, अंकित ने बोला 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -8। लेट्स सी, देखते हैं अंकित। सब लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करें। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर। फॉर्मूला तो आपने पहले ही लिख लिया है, 1.7 इंटू 10 टू दी -8 पिंकी। देखते हैं, आई थिंक करेक्ट है। फिर सबका वही आ रहा है। आदित्य ए वाले में प्रॉब्लम था, आदित्य पूछिए। आदित्य अनम्यूट कर रहा हूँ, गो अहेड प्लीज आस्क। क्या डाउट था? सर ए वाले में प्रॉब्लम था ए वाले में क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी पूछा है। सर। इस आप बताओ, आर इक्वल्स यस टू रो एल बाई ए जानते हो? कोई पूछेगा यस कि सर। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो नहीं निकाल सकते हैं क्या? इधर का आर इंटू ए अपॉन एल कर दिया है सर। यूनिट निकालने के लिए भी तो ये फॉर्मूला यूज किए थे ना। ठीक है, यस फॉर्मूला है, फिर पूछा यूनिट पूछा है, नहीं हो जाएगा? सर, समझ गया। ठीक है चलो। राहुल सही लग रहा है, रागिनी सही लग रहा है, मेरे पास जितने आंसर आए हैं, पिंकी सही है, अंश सही लग रहा है। ठीक है, आप गिवन डेटा को लिखने पे फोकस करें, क्वेश्चन में दम थोड़े ना है। 3 मीटर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है 1.7 इंटू 10 टू दी पावर -6 मीटर स्क्वायर, और आपके पास दिया हुआ है रेजिस्टेंस, आर की वैल्यू दी गई है 3 इंटू 10 टू दी पावर -2 ओम, और क्वेश्चन में निकालना है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। वैल्यू देखते हैं, 3 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू एरिया 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन एल 3। ठीक है, कितना हो गया? 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अंश बिल्कुल सही है। क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया? और क्या ही करना है इसमें? किसी को भी दिक्कत है क्या? मैंने बोला क्वेश्चन में डेटा सारा दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन करवाता है। ये टॉपिक से क्वेश्चन कैलकुलेट करने वाले ही आएंगे, मेहनत करना ही पड़ेगा, बस पुट करना था। ठीक है, होप सबको समझ में आ गया होगा, और जिनको ये आ गया समझ में, वो अगला क्वेश्चन करें। एवरीवन ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन नीचे दिख रहा है। यानी कि आपने पूछा, एक बार लास्ट क्वेश्चन देखिए,
लास्ट क्वेश्चन देखना है क्या? लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है, नया क्वेश्चन भी पूरा दिख रहा है। आदित्य थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा इसमें। सब लोग ये क्वेश्चन कॉपी में साफ साफ लिखेंगे। एवरीवन मस्ट राइट दीज क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। कल को रिवीजन करने के वक्त ये सब क्वेश्चन बहुत काम आएगा। टाइम लेना है अभी ले लो लिखने में। राइट क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। क्या कूलम क्या लिख रहे हो आदित्य? कूलम कहाँ पूछ रहा है? अच्छा, अंकित आपने आंसर भेजा है क्या? अंकित देखना पड़ेगा यार, इतना पॉइंट पॉइंट में सॉल्व करना पड़ेगा। तो नहीं कर रहे हो? नहीं अंश, इतना नहीं होगा। नहीं, पहले मैं क्या पूछा है? रेजिस्टेंस पूछा है क्या? वो बात की बात है, पहला पार्ट सबसे पहले सॉल्व करना जरूरी है। आदित्य से कह रहा 1.22.7। देखो अपने पास ना सब कुछ डेटा लिखने की जरूरत है। याद रखिए कि अगर आपके पास डायमीटर दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 0.5 मिलीमीटर, इसको मीटर में अगर लिखने जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, अगर कोई रेडियस पूछेगा तो कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, डायमीटर बाई 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू 10⁻³ मीटर। कोई अगर एरिया पूछेगा तो कितना हो जाएगा? πr², यानी r² कितना हो जाएगा? दोनों का स्क्वायर 0.0625 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। डन। मैं सॉल्व कर रहा हूं प्रॉपर, ये मेहनत करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई स्केप रूट नहीं है इसमें। एरिया निकाल लिया हमने, रेजिस्टेंस हमें पता है कितना है, 10 ओम। हमें लेंथ निकालना है, व्हाट विल बी द लेंथ? रेजिस्टिविटी हमको पता है क्या? रेजिस्टिविटी पता है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। क्लियर है? तो अगर थोड़ा सॉल्व करने गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? R इक्वल्स टू रो L बाई ए। अगर मुझसे कोई लेंथ पूछेगा तो लेंथ इक्वल्स टू कितना होगा? R इंटू ए बाई रो। R इंटू ए बाई रो। अब क्वेश्चन में अपने पास सब कुछ तो दिया हुआ है। R कितना है अपने पास? रेजिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में अपने पास, कितना है? 10 ओम। एरिया दिया हुआ है अपने पास पाई इंटू, थोड़ा सा और इसको ठीक से लिख दें तो 6.25 इंटू 10⁻, अच्छा सॉरी नीचे लिख रहा हूँ, 10 ओम है इंटू एरिया है, इंटू एरिया कितना है अपने पास? एरिया है अपने पास पाई इंटू 6.25 इंटू 10⁻⁻8। थोड़ा 0.0625 को 6.25 लिख दिया है। ठीक है, बाई रेजिस्टिविटी कितना है अपने पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻8। 10⁻⁻8, ये 10⁻⁻8 10⁻⁻8 तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 10 पाई इंटू 6.25 डिवाइडेड बाई 1.6। ये हमारा टोटल फाइनल बचा है। अब इसको सॉल्व करना है सीधा सीधा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? अगर 10 को 100/16 लिख दें, 100/16 पाई इंटू 6.25। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। सॉल्व ही करना ऑप्शन है, 4 4 जा और 4 25 जा।
ठीक है, तो 25 इंटू पाई इंटू 6.25 बाई 4, यही है फाइनल सॉल्यूशन। कर लो गुना भागा कर लो। वैसे जिसका भी 1.227 मीटर आ रहा है, आई रियली डाउट दिस बिकॉज ये तो नहीं होगा। हमें यूनिट वाइज सही देख रहा हूं अगर, तो ओम मीटर है, तो आंसर ये तो नहीं होगा, आंसर थोड़ा ज्यादा आएगा मीटर में। 25 पाई इंटू 6.25 है। अंश रिपीट करूं क्या? अंश क्या रिपीट करूं? वैल्यू पुटिंग तो किया है, ऐसा क्या किया है मैं जो रिपीट करना पड़े? अंश सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग किया मैंने। सब कुछ तो दिया हुआ था अपने पास, डायमीटर था तो रेडियस निकाल लिया, रेडियस था तो एरिया निकाल लिया। एरिया को पूरा सॉल्व नहीं किया, ठीक। रेजिस्टेंस तो दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, R इक्वल टू रोयल बाई ए, तो L इक्वल टू कितना आ गया? L इक्वल्स टू आ गया अपने पास R A बाई रो, वैल्यू पुट किया है, सीधा सीधा आंसर सॉल्व कर लो। इस क्वेश्चन में बिना मेहनत का कोई उपाय ही नहीं है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब दूसरे पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरे पार्ट में मैं एक्चुअली मेहनत नहीं करना है। बोल रहा है कि डायमीटर को डबल कर देंगे। अगर डायमीटर को हम डबल कर देंगे, तो क्या रेडियस डबल नहीं हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो अगर आप डायमीटर को, रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो अगर आप रेजिस्टेंस को डबल करोगे, अगर आप रेडियस को, डायमीटर को डबल करोगे तो रेडियस भी डबल होगा। रेडियस को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हुए देखना है, तो हम लिख सकते हैं कि R1 बाई R2, ठीक है, R1 बाई R2, या इसको सीधा सीधा, इसको मैं आपको थोड़ा आपके वर्ड्स में समझाऊं, ठीक है। अगर मैं सीधा सीधा समझाऊं, अगर कि हम जानते हैं फॉर्मूला कि रेजिस्टेंस जो होता है वो रो एल बाई ए होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई R1 इक्वल्स टू रो एल बाई ए, रो एल बाई A1, और R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? रो एल बाई A2। हम जानते हैं कि R1 बाई R2 इज इक्वल टू A2 बाई A1, A2 बाई A1। क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि रेडियस को डबल कर दिए हैं, रेडियस को डबल कर दिए, तो एरिया कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा बाई A1। क्लियर है? A1 A1 कैंसिल हो गया, तो R1 बाई R2 जो होगा वो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4। 1 मतलब इनिशियल है, तो 1 इनिशियल का वैल्यू कितना है? 10 बाई R2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4। तो R2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2.5 ओम। क्या ये क्लियर हुआ क्या दूसरे को? सेकंड पार्ट नहीं आया तो मैं पूरा डिटेल में सॉल्व करके बताऊंगा। क्या ये सबको क्लियर होगा? मैंने बोला कि रो और एल चेंज नहीं कर रहे हैं, क्या डायमीटर डबल कर रहे हैं। डायमीटर डबल करने का मतलब एरिया 4 गुना करना, सीधा सीधा समझो ना। नॉट क्लियर? ठीक है पिंकी, मैं समझा रहा हूं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला आपको कि मान लीजिए कि आप एक काम करो, आप इसको पूरा ही हटा दो, इसको लिखना है वो लिख ले इस तरीके से। मैं पूरा डिटेल में एक बार और समझा रहा हूँ इसको। ये मेहनत ही करने वाला क्वेश्चन है तो हमें करना ही पड़ेगा। देखते हैं, गिव मी अ सेकंड। चलिए चलिए, तो अगर देखें इसको, तो मैंने बोला कि मान लीजिए इनिशियली, रेडियस कितना था? R था, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा? पाई R स्क्वायर, ठीक है। और अगर मैं बोलूं रेजिस्टेंस कितना होगा, तो रो एल पाई R स्क्वायर। क्लियर? इनिशियल। फाइनली देखते हैं, फाइनली कितना हुआ?
रेडियस डायमीटर डबल हुआ तो रेडियस भी कितना हो गया, डबल हो गया, तो एरिया कितना हो गया, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? तो हम क्या कह सकते हैं, r इक्वल्स टू रो चेंज नहीं हुआ, l चेंज नहीं हुआ, एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, हम जानते हैं कि रो l बाई 4 पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 10 ओम दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या 10 ओम, क्या एक्स्ट्रा आया है, 4 ही तो एक्स्ट्रा आया है, तो क्या हो जाएगा 2.4 ओम हो जाएगा। क्या बोलिए, इज इट क्लियर? क्या पिंकी क्लियर है? क्या मैं बोल रहा हूं कि हमने पहले केस में, गिवन केस में लिख दिया कि इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, 10 ओम था। पिंकी, जिनको भी डाउट था वो बताए, इनिशियली तो अब समझ में आ गया होगा सबको। फाइनली मैंने बोला एरिया रेडियस डबल होने से एरिया 4 गुना हो गया है, तो रेडियस कितना होगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, एक नया टॉपिक, अलग टॉपिक आता है आपके सिलेबस में, वह स्ट्रेचिंग ऑफ अ वायर। इस पे बेस्ड कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड्स में आए हैं, तो ये बताना बड़ा जरूरी हो जाता है। बड़ा सिंपल टॉपिक है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि मैंने आपको एक वायर दे दिया, हमारे पास मान लीजिए कि एक वायर है, ठीक है, एक वायर है, मान लेते हैं कि एक वायर है अपने पास, कुछ ऐसे वायर है अपने पास। हम कभी कभी क्या कहते हैं कि इसी वायर को मान लो कि हम स्ट्रेच कर दे, स्ट्रेच करने लगे, खींचने लगे। जब स्ट्रेच करेंगे तो वायर तो लंबा होगा, लेकिन क्या उसका एरिया सेम रहेगा? क्या आप बताओ। अगर मान लीजिए कि मैं किसी वायर को स्ट्रेच करूंगा तो लेंथ बढ़ेगा, पर क्या एरिया सेम रहेगा? क्या आप अपना अंदाजा लगाओ, एक वायर को खींच के लेंथ बढ़ा रहे हो तो क्या एरिया उसका चेंज नहीं होगा? क्या क्या होगा, एरिया का क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? एरिया बढ़ेगा। रोशन रोशनी, आर यू श्योर? अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच करके लंबा करेंगे तो लेंथ उसका बढ़ेगा, मान लो, तो एरिया डिक्रीज करना चाहिए उसका, क्योंकि आपके पास वॉल्यूम तो सेम ही है ना। आपके पास वायर का वॉल्यूम थोड़े चेंज हुआ है। मान लीजिए कि आपने कोई वायर ले लिया, कोई वायर ले लिया एल लेंथ का और ए एरिया का। मान लीजिए आपने एक वायर ले लिया एल लेंथ का और ए एरिया का, समझो बात को, ठीक है। आप इसको अगर स्ट्रेच करोगे तो क्या ऐसी चीज है वो जो चेंज नहीं करेगी वायर में? पहला चीज होता है उसका मास, और दूसरा चीज होता है वॉल्यूम। ये दोनों चीजें चेंज नहीं होंगी। सबसे जो बड़ी बात है इस केस में वो ये है कि हमारा वॉल्यूम जो रहेगा वो कांस्टेंट रहता है। हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहने का मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया कांस्टेंट रहेगा। याद रखिएगा, किसी भी वायर का लेंथ इनटू एरिया कांस्टेंट रहेगा, यानी अगर आप लेंथ को बढ़ाओगे तो एरिया कमेगा, थिन हो जाएगा वायर ना, खींच रहे तो वायर पतला हो जाता है। अगर आप लेंथ को घटाओगे तो एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वायर टूट सकता है, वो बात की बात है, पहले क्या होगा, एरिया घटेगा पहले। तो स्ट्रेचिंग ऑफ वायर इसी को कहते हैं। कभी कभी इसको मोल्डिंग ऑफ वायर में भी नाम दे देते हैं। मोल्डिंग क्या होता है समझ लेते हैं। मोल्डिंग, अच्छा मान लीजिए कि मैंने एक वायर को मेल्ट कर दिया, फिर एक वायर बना दिया। अच्छा, मेल्ट करके जब बनाएंगे तो क्या चीज है जो चेंज नहीं हुआ मेल्ट करने से? उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम कभी चेंज होता है क्या? वॉल्यूम कभी चेंज होता है क्या? नहीं। तो इसी लिहाज से हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी अगर हम लोग लेंथ को बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा, लेंथ घटाएंगे तो एरिया बढ़ेगा। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, याद रखिएगा। तो कभी भी किसी वायर को हम स्ट्रेच करते हैं तो अगर लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो एरिया क्या हो जाता है, डिक्रीज। क्लियर? एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि हमने इसको स्ट्रेच कर दिया और लेंथ हमने क्या कर लिया, डबल कर लिया। लेंथ हमने क्या कर लिया, डबल कर लिया। लेंथ क्या कर लिया, डबल कर लिया। अब एरिया क्या होगा इसका, फाइनल एरिया, ये देखते हैं। तो हम एक बात जानते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम कांस्टेंट रखने का मतलब क्या, एल इंटू ए।
इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम, ये क्या वॉल्यूम, अभी का वॉल्यूम कितना है, L/2 इंटू एरिया डैश, मैं सॉरी मैं लेंथ को डबल कर रहा हूँ ना, एक सेकंड चाहिए, मैं लेंथ को डबल कर रहा हूँ, तो 2L हो रहा है ना, 2L इंटू एरिया डैश। तो अगर मुझे अभी फाइनल एरिया कोई पूछेगा तो कितना हो गया, LL कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया A/2, यानी अगर लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया हाफ हो जाएगा, अगर लेंथ को 4 गुना करेंगे तो एरिया 1/4 हो जाएगा, लेंथ को 10 टाइम्स करेंगे तो एरिया 1/10 टाइम्स हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई क्या? क्या सबको ये स्ट्रेचिंग ऑफ वायर समझ में आया क्या? क्या हम नोट करके लिख सकते हैं क्या कि if length is stretched n times, अगर लेंथ को n टाइम्स स्ट्रेच करेंगे अगर हम लोग, एरिया रिड्यूस्ड n टाइम्स, लेंथ बढ़ाओगे तो एरिया भी घटेगा। क्लियर है? यही लॉजिक है हमारा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अगर हम लोग फाइनली देखें, एक क्वेश्चन करने की कोशिश करें, ट्राई दिस क्वेश्चन, एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। लेट्स सी कि हमको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्जाम में कभी कभी ये फंसाता है हमको। लेंथ बढ़ाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्ट्रेच करके बढ़ाना फर्क है। नहीं रोश आदित्य, एक बार फिर से देखो, चाहूंगा कि देखो आप, सब लोग इसको ट्राई करेंगे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन से हम सीखेंगे सब कुछ। नहीं दिव्यांशु, 28 टाइम्स नहीं होगा, गलत हुआ। दिव्यांशु इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करें, इस क्वेश्चन से हम काफी कुछ सीखेंगे। मटेरियल्स रेजिस्टिविटी है, अब मटेरियल जब सेम रहेगा तो रेजिस्टिविटी थोड़े ना चेंज होगा, रेजिस्टेंस का अपने को पता नहीं है कितना है। लेंथ को हमने स्ट्रेच करके 8 टाइम्स कर दिया है। नहीं पिंकी, नहीं, रुकते हैं, हम थोड़ा सा रुकते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला कि लेंथ को स्ट्रेच करके 8 टाइम्स कर दिया है, तो क्या लेंथ 8L हो जाएगा क्या? आप बताइए, लेंथ 8L हो जाएगा क्या? लेकिन मैंने बोला था आपको कि लेंथ अगर 8 टाइम्स बढ़ा रहे हो तो साथ साथ एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा? बोलिए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या हमने ये बात किया था क्या कि लेंथ अगर 8L होगा तो एरिया 1/8 टाइम्स हो जाएगा? तो क्या इस क्वेश्चन में हम लोग लिख सकते हैं कि R इक्वल्स टू रो L/A, यानी रो L/A इक्वल्स टू 20। क्या पहली बार लाइन समझ में आई क्या सबको? अगर मैं यहीं पे लगाऊं कि मान लीजिए इसका कितना होगा, तो इसका R जो होगा वो कितना होगा, रो इंटू 8L बाई A/8, यानी मिलाकर के कितना हो गया, 64 टाइम्स रो L/A, 64 टाइम्स, यानी 8 टाइम्स स्ट्रेच किया तो कितना टाइम जो बढ़ा, 64 टाइम्स। 2 टाइम्स स्ट्रेच करेंगे 4 टाइम्स, 3 टाइम्स स्ट्रेच करेंगे 9 टाइम्स, यानी स्क्वायर टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रो L/A का वैल्यू हम जानते हैं 20, तो कितना हो जाएगा, 64 इंटू 20 हो जाएगा क्या? कितना हो जाएगा, 1280 ओम हो जाएगा क्या? क्या सबको ये एग्जाम्पल क्वेश्चन समझ में आया क्या बच्चों? क्या सबको ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? मैंने बोला लेंथ आपका स्ट्रेच किया हो 8 टाइम्स बढ़ा है,
तो एरिया भी कम होगा। लेंथ 8 टाइम्स तो एरिया 1/8 टाइम्स। दिव्यांशु, मैंने बोला कि आपने स्ट्रेचिंग का केस क्या है? स्ट्रेचिंग का केस होता है कि अगर लेंथ को बढ़ा रहे हो तो एरिया भी घटेगा। ये एरिया वाला कंसिडरेशन नहीं लिया आपने और आंसर सीधे सॉल्व कर दिया। सर 80 ओम्स नहीं भाई, 1280 ओम आदित्य, 1280। अगले का सही है, ठीक है, अगला वाला तो आएगा। लेंथ एल को 8L कर लिया। अब एरिया आपको भी पता है कि अभी एरिया अगर ए है तो घट करके एरिया कितना हो जाएगा, A/8। कि हमने बताया जितना टाइम्स लेंथ बढ़ेगा एरिया उतने टाइम्स घटेगा। तो अब फाइनल रेजिस्टेंस जब लिखने की बारी आई तो फिर लिखेंगे ना रो L/A। लिखा हमने तो कितना आया 64 इंटू L/A। याद रखना आज के बाद कि अगर आप n टाइम्स स्ट्रेच करोगे, n टाइम्स अगर स्ट्रेच करोगे तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा। लेकिन एग्जाम में लिखना पड़ता है, एक्सप्लेन करके लिखना पड़ता है थोड़ा सा, इसलिए मैं वो शॉर्टकट कुछ याद नहीं करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबको आ गया समझ में? तो एक और क्वेश्चन ट्राई कर, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, या आज का लास्ट क्वेश्चन होगा स्ट्रेचिंग का, और होमवर्क में दूंगा इसके बाद। होमवर्क दे दीजिए, पूरा सेकंड एक्सरसाइज होगा आदित्य। आईसी प्लस होमवर्क। आदित्य हम ग्रुप पे डाल दे रहे हैं, पूरा सेकंड एक्सरसाइज होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज पूरा हो चुका है, सेकंड एक्सरसाइज। चलिए सब लोग अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करें। लॉजिक सेम, ड्रॉन आउट का मतलब ही वही होता है, उसको उसी को चेंज किया है खींच करके हमने। सही है रागिनी, वेरी गुड, समझ गए। अंश वेरी गुड, अंकित वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य, स्नेहा, सबको समझ में आ रहा है लगता है। दिव्यांशु वेरी गुड। ये फंसाने वाले सवाल होते हैं एग्जाम में, ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा ये चीज। आपका मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी तो सेम ही रहना चाहिए। मटेरियल सेम, रेजिस्टिविटी सेम। इनिशियल फाइनल, लेंथ आपका L था, लेंथ को डबल कर दिया, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एरिया A होगा तो एरिया हाफ हो गया। रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, पता नहीं है, लगा दीजिए फॉर्मूला। 20 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो L/A। यहाँ पे R इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, रो 2L/A/2, यानी कितना हो जाएगा 4 रो L/A। ठीक है, वेरी गुड पिंकी, पिंकी सही है, अंश क्लियर है, आकाश क्लियर है। रो L/A 4 टाइम्स रो L/A। रो L/A का वैल्यू कितना होगा, 4 टाइम्स 20, कितना हो गया 80 ओम। क्या ये बन जाएगा आपसे? इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। विल एंड टुडेज क्लास। किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, आपको होमवर्क दूंगा अगले दिन, बाकी डिस्कशन अगले दिन ही करेंगे हम लोग। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Ankit, chemistry sir is not well now. Currently, he is not fine. He will take at least a week to recover. So hopefully हम उनकी क्लास उसके बाद लगेगी। Will be provided extra classes ताकि syllabus आगे बढ़ेगा। अभी बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है? He will recover soon. And just you all also take care. अपने आप का ख्याल रखें घर पे. Don't move outside. बिल्कुल अंकित, बिल्कुल। होमवर्क राहुल ग्रुप पे डाल देना। हाँ आदित्य, वेदर अच्छा है, जाओ थोड़ा बाहर मत निकलो, जितना घर छत पे घूमना है घूम लो।
Okay, Angna, bye bye. Everyone take care.